अस्सलाम। आज हम लोग आगे डिस्कस करते हैं बॉडी मिनरल डेंसिटी के बारे में, या बोन डेंसिटोमेट्री जिसको कहते हैं, जिसमें हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि बोन की घनत्वता यानी कि डेंसिटी कितना है, बोन की कितनी स्ट्रेंथ है। अगर बोन की स्ट्रेंथ घट जाती है तो उस कंडीशन में उसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और उस कंडीशन में उस आदमी को क्लिनिकल फ्रैक्चर होने का खतरा भी होता है, इसलिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए बहुत सारी ऐसी टेक्निक इजाद की गई जिसके ज़रिए से हम लोग को ये पता किया जा सकता है कि बोन की डेंसिटी घट गई है। जैसे कि SPA, जिसको हम लोग सिंगल फोटोन एब्जॉर्प्टियोमेट्री के नाम से जानते हैं, DPA जिसको डुअल फोटोन एब्जॉर्प्टियोमेट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस तरह कई है, और सब में क्या है कि रेडिएशन को बोन्स पे दिया जाता है, और उसकी जो कैपेसिटी होती है, अगर बोन का स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो वो रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और लेस एनर्जी को पास होने देगा। और इससे ये पता चल जाता है कि यस, बोन इज स्ट्रांग इनफ। लेकिन अगर क्रॉस कर जाती है एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी क्रॉस कर जाती है, तो उस कंडीशन में ये भी पता चल जाता है कि भाई रेडिएशन, ये बोन की डेंसिटी कम है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। यहाँ पे ये सारी हिस्ट्री की बात तो कल हो चुकी थी। आज डिस्कशन होगा इंडिकेशन फॉर BMD टेस्टिंग। BMD है ना, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्टिंग। बोन के मिनरल की घनत्वता की जांच करना किस तरह के पेशेंट में जरूरत है, कौन लोग सस्पेक्टेड होंगे, और किनके में ऐसा लगता है कि उनको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने का खतरा है, उनकी बोन कमजोर हो गई है। तो यहाँ पर कुछ इंडिकेशंस में दिया गया है, पॉइंट वाइज 8 पॉइंट दिया गया है, और इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कुछ कंडीशन है जो कॉमनली मेंशन किया गया है, जो क्लिनिकली इंडिकेशंस है फॉर बोन डेंसिटी टेस्टिंग। इन इस तरह के लोगों के बोन की डेंसिटी की जांच होनी चाहिए, और इसी बेसिस पे ऑर्थोपेडिक सर्जन जो होते हैं वो सेंड कर देते हैं पेशेंट को बोन मिनरल टेस्टिंग, डेंसिटी के टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो वो सारी महिलाएं जिनकी उम्र 65 इयर्स हो या उससे ज्यादा हो, यानी कि मेनोपॉज के बाद बोन की डेंसिटी घटने लगती है। ठीक, जितने भी पुरुष हो जो 70-75 के एज के होते हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। एक अडल्ट, जो एडल्ट लोग हैं, उनके ऐसे तो बोन बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन कब उनका बोन कमजोर हो सकता है, तो उनका बोन कमजोर होने का 2-3 रीजन है। जो उसमें से सबसे पहला रीजन ये है कि उसके में कैल्शियम की कमी है। वो इस तरह के डाइट को नहीं ले रहे हैं, वो मिल्क नहीं ले रहे हैं, या वो ऐसा न्यूट्रिएंट डाइट नहीं ले रहे हैं जिसमें कैल्शियम हो। एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये हो सकती है कि वो सब चीज ले रहे हैं, उनको कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, लेकिन चक्कर क्या है कि उनको कुछ इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है, जैसे क्रॉन्स डिजीज हो गया, सीलेक डिजीज हो गई, इस तरह की बीमारी होने के वजह से, या बॉवेल सिंड्रोम है, जिसमें क्या होता है कि इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी घट जाती है, और वो कैल्शियम को, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो एक अडल्ट में जो जिसकी हड्डी सबसे मजबूत होनी चाहिए, उसका भी हड्डी फ्रेजाइल, इजिली टूट सकता है। ठीक, एक और कंडीशन है, कंडीशन नंबर थर्ड, ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि विटामिन डी की कमी होने की वजह से। विटामिन डी बहुत इसेंशियल विटामिन है हमारे बॉडी के लिए, और ये जो विटामिन है, ये विटामिन हमारी बॉडी खुद सिंथेसिस करती है। अदरवाइज ये फिश या कॉड लिवर ऑयल, फिश के अलावा कुछ मीट्स वगैरह से ये मिलता है, लीवर से मिलता है। ठीक है ना, तो एक्चुअली में क्या है कि इस तरह का जो विटामिन डी की जो कमी हो जाती है किसी में, तो विटामिन डी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो क्या काम करता है
कि वो जब विटामिन डी का हम लोग सेवन करते हैं या विटामिन डी हमारा बॉडी जब सिंथेसिस करता है तो वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी तो कैल्शियम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो सर अडल्ट में विटामिन डी हम्म सनलाइट से नहीं मिलता है? वो मैं बता रहा हूं। उसके बाद ओके जो सर। जो अडल्ट होंगे उनके में भी विटामिन डी की कमी होगी। यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर नजर आलम है। नजरे आलम। नजरे आलम ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि सर विटामिन डी सनलाइट से नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा विटामिन डी की सिंथेसिस हमारी बॉडी सनलाइट से करता है। यहां पर जितना भी फूड मटेरियल हुआ, न्यूट्रिएंट डाइट हुआ, उससे हमको बहुत कम मात्रा में विटामिन डी मिलता है, लेकिन मेन विटामिन यस डी सर। हम लोगों को सूरज के किरण से मिलता है। ठीक है, जब हम लोग सनलाइट में रहते हैं, सूरज की किरण में रहते हैं, तो उस कंडीशन में जो धूप हमारे स्किन पे पड़ती है तो हमारी बॉडी जो है सिंथेसिस करती है, तैयार करती है विटामिन डी। ठीक है, तो जो लोग अपार्टमेंट में रह रहे हैं या बहुत बूढ़े हैं, वो धूप नहीं मिल पा रही है, अपार्टमेंट में जो बालकनी में रहते हैं वहां पे धूप बहुत कम आती है या बिल्कुल आती ही नहीं है, तो इस तरह के लोग सफर कर सकते हैं, वो ओल्ड एज वाले। अडल्ट वाले के लिए खतरा तब है जब वो धूप में जाते ही नहीं है, तो उन लोगों को भी ये दिक्कत होगी। एक पॉइंट और है, विटामिन डी को छोड़िए, इंटेस्टाइन को छोड़िए, कैल्शियम सब चीज ओके है, टनाटन। उसको विटामिन डी भी भरपूर मात्रा में मिल रहा है, उसको कैल्शियम भी पूरा है, उसको इंटेस्टाइन का कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कमजोर हो गई उसकी हड्डी। कॉज क्या है? कि किडनी का प्रॉब्लम। किडनी एक ऐसा ऑर्गन है ना जो क्या करता है कि इनएक्टिव फॉर्म जो विटामिन डी की होती है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो यहां पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है विटामिन डी को, जब वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है हमारा किडनी, तो उस कंडीशन में हमारी जो हमारा जो कैल्शियम है उसका एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ता है। तो ये भी जान लीजिए कि किडनी का प्रॉब्लम हो या लिवर जैसा प्रॉब्लम हो तो उस कंडीशन में भी बोन्स जो है कमजोर हो जाता है। ठीक है, adult with disease or condition associated with लो बोन डेंसिटी, जो अडल्ट है उनको जो बीमारी है उसमें जो कंडीशन डेवलप किया है जिसमें लो बोन डेंसिटी, बोन की डेंसिटी क्या है? कम है। अडल्ट टेकिंग मेडिकेशंस एसोसिएटेड विथ लो बोन डेंसिटी, अडल्ट जो मेडिकेशन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं वो दवाई? क्योंकि उनको लो बोन डेंसिटी, उसकी बोन की डेंसिटी जो है कम है। क्या कैल्शियम से ही काम हो जाएगा? नहीं। डॉक्टर क्या करता है ना कि विटामिन डी भी साथ में दे देता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन रेट उससे क्या होगा कि बढ़ेगा, खास करके ओल्ड लोग में। ठीक है, अब आते हैं एनी वन बींग ट्रीटेड फॉर लो बोन डेंसिटी टू मॉनिटर ट्रीटमेंट इफेक्ट, उनका भी बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री होनी चाहिए। जिनका जांच तो चल, उनका तो इलाज चल रहा है, उनका बोन कमजोर हो गया था, उनको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी हो गई थी, ठीक है, और या उनको ऑस्टियोमैलेशिया जैसी बीमारी हो गई, बोन का सॉफ्टनिंग हो जाना, ठीक है ना, पोरोसिस यानी कि बोन पोरस हो जाएगा, हड्डी टूट सकती है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। या बच्चा है तो बच्चा में कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी के कमी से, कैल्शियम की कमी से रिकेट हो जाता है। तो अगर उससे रिलेटेड अगर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो बोन डेंसिटोमेट्री होनी चाहिए, जिससे यह पता चलेगा कि भैया कितना ज्यादा बेहतर उसका डेवलपमेंट हुआ, यानी कि बोन की घनत्वता कितनी ज्यादा स्ट्रांग हुई। ठीक है, anyone not receiving therapy in whom evidence of bone loss would lead to treatment। अब कोई बंदा है जिसकी कोई थेरेपी चल ही नहीं, उसका कोई इलाज चल नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वहां पर यह सबूत देता है कि हड्डी जो है घट रही है, वहां पर बोन लॉस हो रहा है, बोन में इरोसिव चेंज हो रहा है, और उसके लिए जो है ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। 8 नंबर बताता है कि वोमेन डिसकंटिन्यूइंग ऑस्टियोपोरोसिस ट्रीटमेंट, महिलाओं में अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है तो उस कंडीशन में वो महिलाएं क्या करती हैं कि अपना ट्रीटमेंट वो प्रॉपरली नहीं करा पाती, तो उस कंडीशन में भी ये दिक्कत होती है। अब आते हैं आगे, बोन फिजियोलॉजी एंड रीमॉडलिंग। बोन की फिजियोलॉजी जानिए और उसके
रीमॉडलिंग के बारे में भी जानिएगा, ठीक है, कि कैसे वो रीमॉडल होता है, कैसे वो मरता है, कैसे वो तैयार होता है, ये सारी चीज को जानना जरूरी है। इंसान का जो स्केलेटल सिस्टम है वो 200 से अधिक हड्डियों से मिलकर के बना है, 206 या 208, ठीक है, ऑथर ऑथर पर डिपेंड करता है, of different size and shape that play variety of role in maintaining our health and well-being। जो हड्डियां हैं उसके अलग अलग तरह की साइज देखते हैं, अलग अलग तरह का शेप देखेंगे। अगर आप स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर अलग अलग तरह का शेप, अलग अलग तरह की उसकी साइज के बारे में भी आप क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में ये जो साइज है, शेप है, ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडी के हेल्थ को मेंटेन का, हमारे बॉडी के फ्रेमवर्क को मेंटेन करना, हमारे बॉडी के मूवमेंट को तैयार करना, सही से मूव कर सके, हाथ को सही से हिला सके, गर्दन सही से हिला सके, सही से चल सके, ये सारे बोन्स बड़े छोटे मिलके ये काम करते हैं और हम सही है, हेल्थ हमारा सही है, वेल बीइंग है। बोन्स प्रोवाइड बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ आवर मसल, हमारे मसल का जो है फ्रेमवर्क बनाता है और हमें सीधा खड़े होने में मदद करता है। ये सब चीज तो आप जानते ही होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। बोन्स ऑल्सो इनकेस एंड प्रोटेक्ट सेंसिटिव ऑर्गन, हमारे बॉडी के जितने भी सेंसिटिव ऑर्गन है, जैसे कि मस्तिष्क में क्या है, ब्रेन है, चेस्ट कैविटी में क्या है जिसको हम लोग थोरैसिक केज कहते हैं, उसमें हमारा हार्ट है, हमारी रीढ़ की हड्डी में क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, और ऑर्बिट के अंदर क्या है, ये दो ऑर्बिट है, ठीक है ना, कटोरा टाइप का, इसके अंदर दो ठो गोल गोल आईज है, ठीक है ना, और ये आंख के अंदर है। ये सब प्रोटेक्टेड कहाँ है, एक्सटर्नल इंजुरी से बच रही है, एक्सटर्नल फोर्सेस से बच रहे हैं और बड़ा अच्छा से प्रोटेक्टेड है और सही जगह पर ये माउंटेड है, सेट किया हुआ है, ऊपर वाले के का इंजीनियरिंग कह सकते हैं हम लोग। तो यहां पर क्या है कि ये सारे ऑर्गन्स, जितना भी वाइटल ऑर्गन है उसको ये मेंटेन करके रखता है। बोल रहा है कि टीथ हार्ड स्पेशलाइज्ड बोन, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां पे बोल रहा है कि टीथ एक हार्ड स्पेशलाइज्ड बोन ही है। बोन का एक किस्म मान लीजिए कि उसका स्पेशलाइज्ड बोन है, लेकिन ये हार्ड है। इसका जो इनामेल होता है, दांत का जो इनामेल होता है वो सबसे टफ पार्ट है, ठीक है, और इतना ज्यादा टफ है कि इसके अंदर कुछ नर्व भी होते हैं, हमको उसके सेंसिटिविटी के बारे में पता नहीं चलता है, ठीक है। ये कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, न्यूरिश करते हैं हमारे टिथ को, और ये टिथ क्या है, ये हमें न्यूरिशमेंट प्रदान करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये ग्राइंडिंग करते हैं, जो भी आप खाइएगा उसको चिबा सकते हैं, ठीक है ना, चीरने में, टीयरिंग आवर फूड, यहां पर कनाइन टिथ होता है, दो ठो नुकीला नुकीला दांत, ठीक है। तो बोन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइनिएस्ट बोन जो बॉडी का होता है वो हमारे कान के अंदर होता है, ठीक है, और ये ट्रांसमिशन के पाथ के पास होगा और साउंड के वाइब्रेशन को ये लेता है और हमें सुनने में मदद करता है। ऐसे तो कान में 3 हड्डी, इनकस मेलियस स्टेप्स, ठीक है ना। तो जो स्मॉल बोन है वो कौन सा है, कान का ही है। बोन्स ऑल्सो प्ले ए हिडन बट equally important role in biochemistry of our body, serving as reservoir of calcium, which is essential for proper nerve conduction, muscle action। बोन्स जो है हिडन, छुपा हुआ, आपको बायोकेमिस्ट्री का भी रोल प्ले करता है। बायोकेमिस्ट्री क्या हुआ, बायो यानी कि लिविंग साइंस, केमिस्ट्री आप लोग जान रहे हैं, रसायन साइंस, तो हमारे बॉडी के अंदर लगातार रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं और इसीलिए इसको हम लोग बायोकेमिस्ट्री, जब लिविंग बॉडी के अंदर जो केमिस्ट्री होती है उसको हम लोग कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। देखते हैं अंदर में पेट के अंदर HCl का सिक्रीशन होना, तरह तरह के एंजाइम का सिक्रीशन होना, है ना, जिसकी कैटेलिक एक्टिविटी है, वो सारा चीज होना, तो सब चीज होता है, केमिस्ट्री वाला सारा खेल होता है। तो हमारे जो बोन्स है ये छुपा हुआ है, हिडन टाइप से ये भी रोल प्ले करता है बायोकेमिस्ट्री में बॉडी के, ठीक है।
ये इसका जो प्रमुख काम हो गया कि ये क्या कर रहा है कि कैल्शियम को स्टोर करता है, रिजर्वायर है कैल्शियम का, ठीक है, रिजर्वायर फॉर कैल्शियम, देखिए यहां पर लिखा हुआ है रिजर्वायर फॉर कैल्शियम, ठीक है, विच इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर नर्व कंडक्शन, जो नर्व के कंडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कैल्शियम का मतलब ये नहीं होता है कि कैल्शियम सिर्फ हड्डी के लिए है, कैल्शियम हड्डी से ज्यादा हमारे मांसपेशी, हमारे नर्व के कंडक्शन के लिए, हमारे हार्ट को चलाने के लिए, अलग अलग इसका बहुत सारा काम है। मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं पाएगा जब कैल्शियम नहीं रहेगा। तो बात समझ में आ गई। तो ये एक तरह का रिजर्वायर भी है, कभी खुदा ना खास्ता अगर कमी हो जाती है, कैल्शियम आप नहीं ले पाते हैं, तो बोन्स उतनी पूर्ति कर देता है, और उसके बाद जब आप सेवन करेंगे तो बोन्स को भी बराबर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बार बार आप कर्जा दे रहे हैं बोन से, और बाहर से आप कैल्शियम इनटेक नहीं कर रहे हैं या बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में हड्डियां अपना कैल्शियम देती जाएंगी ब्लड को, और वो अलग अलग काम करेगा बॉडी के मसल के कॉन्ट्रैक्शन में, और सारा एक्शन होगा। तो अब क्या होता है कि हड्डी जो है कमजोर होती चली जाएगी, इन सच केस हड्डी क्या होगी, कमजोर होती चली जाएगी, ठीक है ना, इसलिए कि उसका लगातार इस्तेमाल होता जा रहा है। बिकॉज कैल्शियम इंपॉर्टेंट, its level in blood is closely monitored and regulated. If it falls too low, calcium is released from the bone to maintain proper level। देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका लेवल अगर ब्लड में जैसे ही घटता है तो इसकी मॉनिटरिंग होती रहती है, और जैसे ही ये जरूरत से ज्यादा कम हो जाता है तो कैल्शियम हड्डियों से ले लिया जाता है ब्लड के द्वारा, जैसा मैंने बताया था, है ना, इन ब्लड एंड एक्सक्रीटेड इफ कैल्शियम लेवल इज टू हाई। और बॉडी के अंदर अगर कैल्शियम की लेवल मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ये बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। मेंटेनिंग द प्रॉपर लेवल इज टर्म्ड एज होमोस्टेसिस। ये जो मेंटेन होना, हमारे लेवल को, ब्लड में कैल्शियम का लेवल मेंटेन होकर के रहना, इस प्रोसेस को हम लोग इसको हम लोग एक टर्म से बोल सकते हैं, इसको हम लोग हेमोस्टेसिस के नाम से बोल सकते हैं। एंड इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी मैकेनिज्म, और इसमें एक कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के स्कोप से भी बहुत आगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं फंक्शंस ऑफ बोन आर दैट दे। फंक्शन क्या है हड्डी का? कोई भी सोचेगा ओ हड्डी का तो बहुत सारा फंक्शन है, हमने चलने फिरने दौड़ने उठने बैठने, ठीक है ना, खड़े होने, बॉडी का फ्रेमवर्क, सारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना, ये सारा चीज हमारे हड्डी का काम है, प्लस ये कैल्शियम का रिजर्वायर भी है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या फंक्शंस के बारे में लिखता है। ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है हमारे मसल को, हमारे मांसपेशी क्या होता है इससे चिपका रहता है। अलाउ अस टू स्टैंड अपराइट, और हमें एकदम सीधा खड़ा या सीधा बैठने में मदद करता है। सपोर्ट द बॉडी एंड प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन, और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, सो दैट मूवमेंट, कम्युनिकेशन एंड लाइफ प्रोसेस कैन बी कैरिड, जिससे क्या होता है कि हम अपना मूवमेंट कर सकते हैं, हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट कर सकते हैं, और जो लाइफ की प्रोसेसेस होती है, जो कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें रेस्पिरेशन भी आ जाता है, एक्सक्रीशन भी आ जाता है, रिप्रोडक्शन भी हर चीज जो आ जाती है जिसको कहते हैं लाइफ प्रोसेस, वो भी इसी के जरिए से कैरिड आउट हो जाती है, कैरिड हो जाती है। यही सक्सेसफुल कराता है किसी भी काम को। मैन्युफैक्चर रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल के मैन्युफैक्चर होने में भी, ठीक है। अब रेड ब्लड सेल को मैन्युफैक्चर कौन करता है? तो बोन मैरो करता है। बोन मैरो कहाँ होता है भैया? हड्डी में होता है। हड्डी में कहाँ पे होता है? हड्डी में जो खाली स्थान होता है जिसको हम लोग मेड्यूलरी कैविटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। स्टोर द मिनरल दैट आर नेसेसरी फॉर लाइफ, ये सारे मिनरल को स्टोर करके रखता है जो हमारे जिंदगी के लिए बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जिसमें कैल्शियम और फॉस्फेट है, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। अब आते हैं स्ट्रक्चरल एनाटॉमी। स्ट्रक्चरल एनाटॉमी क्या बताता है कि बोन्स जो है उसको यूजुअली बेसिकली 3 जेनेरिक ग्रुप में बांटा गया। लंबी हड्डी, छोटी हड्डी और चौड़ी हड्डी। लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन एंड फ्लैट बोन।
लॉन्ग बोन कौन है? जो भी लंबी हड्डी है ना। लंबी हड्डी में कौन कौन हो गया? टिबिया हो गया, फिब्युला हो गया, ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया, अल्ना हो गया, मेटाकार्पल हो गया, मेटाटार्सल हो गया, फ्लेंजेस हो गया। ये सारे लंबे हड्डी में आएंगे, ठीक है ना। मैच्योर लॉन्ग बोन्स के 3 डिस्टिंक्ट जोन होते हैं, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड डायफाइसिस, ठीक है। During development, epiphysis, metaphysis are separated by fourth zone epiphyseal plate। और डेवलपमेंट के समय में epiphysis और metaphysis सेपरेट रहते हैं एक दूसरे से, है ना, चौथे जोन से, जिसको हम लोग कहते हैं epiphyseal plate और फाइसिस। आप लोग जानते हैं ना फाइसिस क्या क्या होता है? बोलिए। नो सर। आप बता देता हूं। रुक जाइए, पेज हम एक हड्डी बनाते हैं, सपोज दैट हड्डी मैंने बना दिया, ठीक है। एक रफ डायग्राम है, इसको मान लेते हैं फीमर, ठीक है। तो अगर ये फीमर है तो इसका जो यहां से यहां तक का पोर्शन, मानिए यहां से लेकर के यहां तक के पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे? इपीफाइसिस। यहां से लेके यहां तक के पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे? इपीफाइसिस। इपीफाइसिस, ठीक है। और ये जो पूरा लंबा हड्डी है ना, इपीफाइसिस, और ये जिसको हम लोग शाफ्ट जानते हैं, इसको क्या जानते हैं? शाफ्ट। ये जो पूरा पोर्शन होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं शाफ्ट, ठीक है। तो इसी को हम लोग डाइफाइसिस भी कहते हैं, डाइफाइसिस, ठीक है। अच्छा, इपीफाइसिस और डाइफाइसिस के पास जो एरिया है, इसी को हम लोग कहेंगे मेटाफाइसिस, ठीक है। इसी तरह यहां पे भी हो जाएगा, ये हो जाएगा इपीफाइसिस, ये हो जाएगा मेटाफाइसिस। तो इपीफाइसिस क्या है? जो ऊपर का एंड है बोन का या लोअर एंड है, उसको हम लोग इपीफाइसिस कहेंगे। उसके बाद जो ट्रांजिशनल जोन जिसको कहते हैं, जो मेटाफाइसिस है, जहां पर ज्वाइंट करता है डाइफाइसिस, ठीक है। तो ये जो एरिया हो गया, इसको हम लोग कहेंगे मेटाफाइसिस। और जो लंबा पोर्शन है, जिसको हम लोग कहते हैं डाइफाइसिस। बात समझ में आ गया? अब देखते हैं कि कोई भी हड्डी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लॉन्ग बोन बनाया, तो इसका ये जो पोर्शन होता है ना, ये काफी स्पॉन्जी होता है, ये जाल की तरह होगा, स्पॉन्ज टाइप का होगा, है ना। कोई भी बोन होगा, ये स्पॉन्जी बोन कहलाता है। स्पॉन्जी पार्ट ऑफ द बोन, ठीक है। उसी तरह यहां पे भी होगा, जाल टाइप, ठीक है। इसके अंदर जो बोन मैरो होगा, वो रेड बोन मैरो
इसके अंदर भरा रहता है। इसके अंदर क्या रहता है? रेड बोन मैरो भरा रहता है। इस हर जाल में रेड बोन मैरो, इसके अंदर क्या रहता है? रेड बोन मैरो रहता है। ठीक है, अब ये जो बोन है, बोन के ऊपर एक सतह चढ़ा देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक कवर रहती है, देखिए हम पीले रंग से एक सतह चढ़ा रहे हैं। इसकी आउटर कवरिंग, जिसको हम लोग कहते हैं पेरीऑस्टियम। हर चीज की आउटर कवरिंग होती है। लंग्स के ऊपर का जो कवर होता है उसको क्या कहते हैं? लंग्स के ऊपर जो कवर होता है उसको हम लोग प्लूरा कहते हैं। ठीक है ना। हार्ट के ऊपर जो होता है उसका पेरिकार्डियम कहते हैं। इंटेस्टाइन ये सब के ऊपर पेरिटोनियम होता है। यहां पर जो होगा ये पेरीऑस्टियम होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? पेरीऑस्टियम। ठीक है, आउटर कवरिंग हो गया। और अंदर में ये जो हड्डी को अगर बीच से काट दिया है ना मैंने, ऐसा करके सेक्शन कर दिया है, तो यहां पर जो ये जो गड्ढा वाला पोर्शन है, इसको हम लोग कहेंगे मेड्यूलरी कैविटी। मेड्यूलरी कैविटी ये अंदर से खोखला टाइप का होता है, और इसी के अंदर क्या होता है? येलो बोन मैरो भरा रहता है। ये वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स को बनाने में भी मदद करता है। ठीक है, तो आपको जो है ये बोन का हो गया। इसमें आपने समझा कि एपिफाइसिस क्या होता है, मेटाफाइसिस क्या होता है और डायफाइसिस क्या होता है। लेकिन इसके पहले मैं ले लेता हूं अटेंडेंस, हर रोज की भांति आज भी। रुक जाइए, जिसको जिसको अपना अपना कैमरा खोलना खोल सकता है। फहीमुल्ला, राकेश, जो जो खोलना चाहे खोलने, बढ़िया रहता है। हाँ वाह, आप तो एकदम पेड़ में, एकदम नेचर में पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। वाह, नेचर में पढ़ाई करने का आनंद ही क्या है। बहुत सुंदर, क्या बढ़िया, अच्छा लग रहा है। फुल स्क्रीन, ठीक है। फाइल सेव एज 44H सेम। अब बंद कर लीजिए कैमरा, कोई कैमरा फोटो खिंचा गई सेम। डेस्कटॉप पे मैं कर लेता हूँ। सेव, चलिए हो गया। चलिए इतना तो हो गया। अब हम लोग आते हैं पुस्तक में। पुस्तक तो लॉन्ग बोन्स में क्या क्या आता है, ये सारी चीज देखिए। एनाटॉमी से तो आप लोग वाकिफ हैं। हम लोग के पास 7 मिनट है, हम बता देते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए लॉन्ग बोन में पढ़ना है। लॉन्ग बोन में ये लॉन्ग बोन कौन कौन होता है? लंबी हड्डी होता है, उसमें इपिफाइसिस, मेटाफाइसिस और डायोफाइसिस होता है। ठीक है ना। और द पेरिऑस्टियम कंसिस्ट ब्लड वेसल, जो आउटर कवरिंग होती है, जो येलो कलर से बनाया था, उसमें वो कंटेन करता है ब्लड वेसल्स। वहां पर खून की नलियां भी रहती हैं, ब्लड वेसल्स, कैपिलरी होगी जो हड्डी को न्यूरिशमेंट प्रदान करेगी। वहां पे नर्व भी होंगे, लिम्फेटिक वेसल्स भी होंगे। नर्व इसलिए होंगे कि हड्डी में भी दर्द होता है, नहीं तो नर्व वहां पे भी होते हैं। न्यूरिशमेंट वहां पे मिलता रहता है। टेंडन और लिगामेंट हड्डियों से जुटा रहता है। देखिए बोन को बोन से जोड़ने वाला जो होता है उसको लिगामेंट कहते हैं, और बोन से जो मसल को बांधने वाला जो सुतली समझ लीजिए, उसको हम लोग टेंडन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ये चीज हो गया। द पेरिस्ट, ये तो हो गया। यहां पर आप लोग सब चीज जान रहे हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेज, जहां पर दो बोन आपस में जुटता है, ये सब तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। देखिए मेटाफाइसिस मैंने बता ही दिया। ठीक है, मेटाफाइसिस के बाद डाइफाइसिस भी बता दिया, जो शाफ्ट वाला पोर्शन होता है। ठीक है, उसका जो लेयर है, कॉर्टिकल लेयर, ये सब लिख रहा है, इसको देख लेना है।
शॉर्ट बोन्स में कौन कौन होगा? जो छोटी छोटी हड्डी होगी बॉडी की उसको हम लोग शॉर्ट बोन कहते हैं। फ्लैट बोन कौन हो गया? ये हमारे खोपड़ी के जितना हड्डी है ये सब कैसा है? फ्लैट बोन होता है। यहाँ पर स्पॉन्जी बोन कौन हो गया? जो स्पॉन्जी, एक ही हड्डी में हम दिखा दिया था एक पोर्शन स्पॉन्जी का, देखिए यहाँ पर स्पॉन्जी, SPONGY पोर्शन, ठीक है ना, तो इसी में दिया हुआ है स्पॉन्जी पोर्शन, ठीक है। तो ये सब जो है एनाटॉमी का पोर्शन हो गया, इसमें देखिए यहाँ पर स्पॉन्जी बोन को दिखाया गया है, ठीक है। अब देखिए जैसा हम फोटो बनाया था वैसे ही लगभग ये फोटो बनी हुई है, ठीक है ना। और यहाँ पर सारा पार्ट को ऐसी तरह डिवाइड किया गया है ना, इपीफाइसिस, मेटाफाइसिस और डायफाइसिस। नहीं, वाह, एक नंबर। अब आते हैं बोन के टिश्यू के बारे में। बोन का टिश्यू जो है दो तरीके का होगा। एक होगा कॉर्टिकल जो ऊपर के तरफ होगा, ठीक है, कॉम्पैक्ट ट्रेबिक्यूलर कैंसुलस, ठीक है, जो जाल की तरह होगा। तो कॉर्टिकल जो डेंस पोर्शन होता है, जो पेरियोस्टियम वाला हिस्सा वो एकदम हार्ड हो गया, वो डेंस पोर्शन होता है हड्डी का, है ना। और अकाउंट्स फॉर अबाउट 80% ऑफ स्केलेटल मास, ये 80% स्केलेटल मास बनाने में ये रखता है। ट्रेबिकुलर बोन डेलिकेट लैटिस वर्क होता है, वहां पर वो स्ट्रेंथ और एक्सेसिव वेट को सपोर्ट कर सकता है। और ये स्पाइन, हिप और कैल्किनियस बोन के पास होगा, डिस्टल रेडियस के पास होगा, जो स्पॉन्जी टाइप का पोर्शन होता है वो। अब आते हैं बोन की रिमॉडलिंग, ठीक है। बोन रिमॉडलिंग के बारे में क्या कहता है कि हमारा बोन में दो तरह का सेल इंपॉर्टेंट होता है। एक को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल और दूसरे को कहते हैं हम लोग ऑस्टियोक्लास्ट सेल, ठीक है। तो एक्चुअली में देखिए क्या बता रहा है, आवर बोन कॉन्स्टेंटली गोइंग थ्रू रीमॉडलिंग प्रोसेस, हमारे बोन की लगातार रीमॉडलिंग प्रोसेस होती है। जो पुराना हड्डी होता है वो रिप्लेस होता है, वो बदलता चला जाता है नए हड्डियों से। पुरानी हड्डियां बदलती जाती हैं, नई हड्डियां चढ़ती जाती हैं, ठीक है। 10 बोन रीमॉडलिंग प्रोसेस, इसी को हम लोग रीमॉडलिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो स्केलेटन है वो न्यू हो जाता है हर 7 साल में। 7 साल पूरा होगा तो आपकी बॉडी की हड्डी जो है बिल्कुल नई हो जाएगी। जैसे कि गाड़ी का टायर है, चक्का घिस जाता है तो कैसे नया लग जाता है, इसमें भी ये धीरे 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 हड्डी बिल्कुल नई हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है। आज पता चला क्योंकि आप पढ़ रहे हैं कि आपके शरीर की पूरी हड्डी 7 साल में बिल्कुल बदल जाती है, बिल्कुल नया आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोन को डिस्ट्रॉय करने वाले एक सेल मौजूद होते हैं सेल्स के अंदर, हड्डियों के अंदर, जिसको ऑस्टियोक्लास्ट सेल कहते हैं, है ना। ऑस्टियोक्लास्ट ब्रेक डाउन रिमूव ओल्ड बोन, ये ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है और पुराने बोन को वो हटा देता है। 0.5 ग्राम्स पर डे, प्रतिदिन इसका काम है कि 0.5 ग्राम हड्डी को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। लिविंग पिट रीअब्जॉर्प्शन, और पिट वाले हिस्से को रीअब्जॉर्प्शन को रोकता है, ठीक है। बोल बिल्डिंग सेल्स कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट। अब दूसरा जो मजदूर है, दूसरा सेल है, एक मजदूर क्या कर रहा है कि पुराना बिल्डिंग तोड़ रहा है, नेका जो है एक ठो बना रहा है। तो ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो पिट वगैरह को फिल करता है, नया बोन बनाता है, ठीक है। हर दिन 0.5 ग्राम पर डे ये नया बोन्स बना देता है, एक तोड़ता है। इससे क्या होता है कि हड्डियों का शेप भी बना होता है। अगर ऐसा नहीं हो तो हड्डियां ज्यादा मोटी हो जाएंगी या उसका जो अंदर का कैविटी है वो भर जाएगा। इसलिए एक का काम है तोड़ना, दूसरे का काम है बनाना, शेप देते रहना। द कंपेरेटिव रेट्स एंड रीअब्जॉर्प्शन फॉर्मेशन डिटरमाइन वेदर बोन मास इंक्रीज। तो ये जो कंपेरेटिव रेट है रीअब्जॉर्प्शन का और फॉर्मेशन का, ये डिटरमाइन होता है बोन मास इंक्रीज करता जाता है रीअब्जॉर्प्शन के बाद, ठीक है। इंसान में मास, बॉडी मास भी बढ़ता है उम्र के साथ साथ, ठीक है। द लेंथ ऑफ रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज अबाउट 1 week compared with longer formation process of about 3 months. Any point in any time, million of remodeling site, हमारे बॉडी के अंदर millions of remodeling site है बॉडी के अंदर, और डिफरेंट फेजेस में वहां पर हड्डियों की रीमॉडलिंग हो जाती है, वो रीमॉडल होता है, वो नया बन जाता है।
बोन का मास इंक्रीज करता है यौथ में, यंग्स में, ठीक है। 20 से 30 साल की उम्र में हड्डी एकदम सख्त मजबूत हो जाती है, ठीक है। Until peak bone mass reached approximately. This is followed by stable period middle age. ये स्टेबल पीरियड है मिडिल एज का। यही हड्डी जो है मजबूत होती है 20 से 30 साल के बाद। उसके बाद देखिए, जो 20 से 30 साल के बाद जो मेरी हड्डी मजबूत हुई हो गई, पियो लेकर गया, वही हड्डी अब मेरी अभी भी मजबूत है। अब क्या होगा कि उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ना, तो अब हड्डी कमजोर होती जाएगी बुढ़ापा में।